मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रेल प्रॉब्लम्स। और हर साल जेई एडवांस जेई मेन में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो काफी इजी ये अपना टॉपिक है और इसमें मोशनल ईएमएफ का डायरेक्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो अगर तुमने मोशनल ईएमएफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले मोशनल ईएमएफ देखो, देन इस वीडियो को देखो। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। रेल प्रॉब्लम से अपने पास क्या होगा, यहाँ पर ना देखो दो कंडक्टिंग रॉड होगी, ठीक है। रेल मतलब जानते हो ना, ट्रेन की पटरियों को बोलते हैं रेल। तो ऐसे यहाँ पर अपने पास क्या है, दो पैरेलल कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड है और इनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। और ये जो कंडक्टिंग रेल्स है अपने पास, इन रेल के ऊपर अपने पास क्या है, एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है। मेटल की एक रॉड है और इसका मास m है और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r। अब हमने क्या किया, हमने इस रेल को मूव कराना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस रॉड को मूव कराना स्टार्ट कर दिया कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रॉड को कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कराएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भाई रॉड जो है वो मूविंग रॉड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो जिसकी वजह से इस रॉड में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, एक करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब भाई करंट फ्लो होगा तो अब ये जो रॉड है अपनी येलो वाली जो रॉड है, ये क्या है, दिस इज करंट कैरिंग रॉड, ये करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स इस पे अगर तुम देखोगे आई एल क्रॉस बी से, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ आएगी। मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या करना चाहेगी, ये वेलोसिटी को घटाना चाहेगी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करी और मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब रॉड को हमने v स्पीड से खींचा अपने हाथों से, जिधर अपन ने मैकेनिकल एनर्जी यूज करी और उसके रेस्पॉन्स में हमें सर्किट में करंट देखने को मिला। इट मींस वी हैव कन्वर्टेड आवर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर इसमें यही पूछा जाता है कि अब सिंस ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अपोज कर रही है इस येलो वाली रॉड के मोशन को, तो बोला जाता है कि अगर हमें इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, अगर फ्रिक्शन आ गया तो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये सारी बातों के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो एक चीज हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर हम हेयर वी कन्वर्ट या फिर वी आर कन्वर्टिंग, हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये काफी सही चीज है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। और यही सब साइंस जो है वो डायनामो वगैरह में लगती है। तो देखो भाई अभी हमें समझ में आ गया था कि ये जो रॉड है ये अब एक बैटरी की तरह काम करने लगी है। और इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना हो गया है, ये हो गया BLV। और इसमें एक करंट भी फ्लो करने लग गया है, पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। और फिर हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे अगर इस रॉड को अपने को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो रॉड थी वो करंट कैरिंग वायर बन गया था मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक बार मैं क्विकली सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। तो अगर मैं क्विकली सर्किट डायग्राम इसका बनाऊं तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अपने पास इधर है एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है भाई, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इस रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल आर अपने को दे रखा है। तो रॉड का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया स्मॉल आर और रॉड अपन ने एक बैटरी की तरह कंसिडर कर रहे हैं जिसका ईएमएफ कितना है, भाई इसका ईएमएफ जो रहेगा BL इंटू वी नॉट रहने वाला है, वी नॉट जो भी स्पीड है। फिर हमने देखा ये जो रॉड है इसके ऊपर रॉड जो थी अपनी येलो वाली रॉड, ठीक है भाई, येलो वाली रॉड में हमने देखा इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना इनटू द प्लेन है। तो इस पे अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया कि इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, बिकॉज दिस इज करंट कैरिंग वायर की तरह है ये इन मैग्नेटिक फील्ड। और इसको अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, और इधर देखा था इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू क्या तुम बता सकते हो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ दैट इज ई। और ई की वैल्यू क्या है अपने पास, BL V नॉट, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे कि फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड, टू मूव द रॉड
with constant velocity. Force needed to move the rod with constant velocity. हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से इस रॉड को मूव कराना है। तो अपने को एक बात समझ में आ रही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से भाई मूव कराओगे तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू तुम्हें एफ मैग्नेटिक के बराबर होनी चाहिए, कि मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। एफ मैग्नेटिक जो रहेगी वो रहेगी आई एल इंटू बी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतनी एक्सटर्नल फोर्स की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसी में केस बनता है इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। मान लो ये जो रेल्स है, रेल और रॉड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट तो उसमें पूछा जाएगा कि बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है अगर हमें इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। तो उस केस में जो एफ एक्सटर्नल रहेगी वो एफ मैग्नेटिक और क्या रहेगी अपने पास, एफ मैग्नेटिक प्लस एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि होगी म्यू एम जी। इतनी फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगी सिस्टम में। ठीक है, और अब अगर बोल दिया जाए इफ सिस्टम इज प्लेस्ड या कंप्लीट असेंबली इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। पूरी असेंबली को हमने उठा के कहां पर रख दिया है, अब पूरी असेंबली को उठा के अपन ने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया है। तो इसमें अगर एफ एक्सटर्नल पूछी जाए तो इसमें एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगी, एक तो आई एल बी या फिर जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, और इसको अपोज कौन कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ऐसा ऐसा करके मतलब कंपोनेंट वगैरह देख लेंगे, वो पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही एग्जैक्ट बता पाएंगे। बस मैं तुम्हें एक लाइक जनरल एक्सप्रेशन टाइप बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। अब इसके बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम्स जेई मेन में भी आते हैं इससे रिलेटेड, और जेई एडवांस में तो खासकर इसी से पूछा जाता है। ठीक है, और हम सॉल्व करेंगे भी, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ठीक है वो रेल्स दे रखी है, रेल्स के बोला हुआ है कि इनका जीरो रेजिस्टेंस है और ये फ्रिक्शनल लेस है, और एक रॉड दे रखी है येलो कलर की, इसकी लेंथ एल दे रखी है, मास एम दे रखा है, रेजिस्टेंस आर दे रखा है। बोला गया है कि अगर ये कांस्टेंट इनिशियली जो भी था ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से वो वी नॉट थी। ठीक है, इनिशियली ये वी नॉट से मूव कर रहा था, कांस्टेंट हटा दिया मैंने कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट थी। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो वी नॉट है, वी नॉट क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें बोला है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब बोला गया है कि इसकी वेलोसिटी बताओ टाइम के साथ कैसे चेंज होगी। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्लियर है, ये ऊपर वाली प्रॉब्लम है। अब जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। अब ये मैग्नेटिक फोर्स वी नॉट को घटाती जाएगी, तो ये बात तो हमें क्लियर है कि ये जो वी नॉट की वैल्यू है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी। अब हमें वही बताना है कि किसी भी जनरल टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रॉड है, अब ये रॉड क्या बन जाएगी, ये रॉड एक बैटरी की तरह काम करने लग जाएगी ई। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो रॉड है, रॉड में अपने पास करंट भी फ्लो होने लगेगा, आई करंट फ्लो होने लगेगा। अब आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ ई बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ई अपने पास क्या रहेगा, ये रहेगा अपने पास बी एल वी। किसी भी इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, या फिर एक बार सर्किट को बना ही लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूं, तो इस सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा कि भाई एक मेरे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो रॉड है एक रॉड का रेजिस्टेंस है, और एक अपने पास बैटरी है। बैटरी मतलब वही जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बैटरी में, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जो रॉड में। तो ये ईएमएफ अपने पास किसी भी इंस्टेंट पे मैं मान लूंगा कि रॉड की जो वेलोसिटी थी, लेट्स से इस रॉड की वेलोसिटी v थी, तो इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आ जाएगा बी एल वी, और इधर स्मॉल आर और इधर कैपिटल आर। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा होगा। करंट आई फ्लो होते ही इस रॉड के ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। ओके, अब देखो अब सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि जो सर्किट में करंट होगा वो होगा ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ है अपने पास बी एल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है ना, ये भाई अपोज कर रही है इसके मोशन को फोर्स क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो यहाँ पर देखो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, मैंने माना कि ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो पॉजिटिव मान ली। तो फोर्स को मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस ऑफ आई एल बी। माइनस साइन यही है कि अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा माइनस आई की वैल्यू रखते ही बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब फोर्स को मैं लिख सकता हूँ एम ए। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सीलरेशन है, मास को इधर पहुंचा देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये m कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा।
अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी चाहिए, तो एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इनटू में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ओके, अब देखो अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो ये सॉल्व ही हो गया प्रॉब्लम। तो डीवी को एक तरफ, डीवी अपॉन में वी एक तरफ कर लिया अपन ने, और बाकी dt उधर। ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर प्लस आर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन में कर देंगे dt। dt की लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी, और हम जानते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर रॉड की वेलोसिटी वी नॉट थी, और फाइनली वो कुछ v हो जाएगी। तो देखो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln, ln ऑफ v अपॉन में v नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ln को भी राइट हैंड साइड पे पहुंचाओगे तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो वेलोसिटी तुम्हारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट और e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एम टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुम्हें ड्रॉ करना होगा, तो ये बात नोटिस करो कि यहाँ पर वेलोसिटी अपने पास टाइम के साथ आ चुकी है, और ये हमें दिख रही है, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, तो इसे कुछ इस तरह से मैं दिखाऊंगा कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है एक्सपोनेंशियली डिके करेगी, और इनिशियली ये कितनी थी, वी नॉट थी। तो ये हो गया अपने पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। कोई ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें बेसिक्स के साथ स्टिक रहना है, और प्रॉब्लम फिर कोई बड़ी बात रहेगी नहीं अपने लिए। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहाँ पर ये सर्किट दे दिया, फिर से वही वाली बात है कि रॉड को, मतलब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये सर्किट चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये सर्किट चेंज कर दिया गया है। अब तुम्हें बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे, यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है कि ये जो रेजिस्टर्स है, ये 2R हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में 2R और ये R। तो इधर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा ना, यहाँ पर R की जगह R/2 हो जाएगा। मतलब ऊपर जिस रेजिस्टेंस को हम R लिख रहे थे, यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को अपने को रिप्लेस कर देना है R/2 से। और सेम फिर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही होगा पूरा का पूरा। बस यहाँ पर क्या है कि सर्किट को थोड़ा सा डरावना बना दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है कुछ नहीं, है अभी भी ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। बस R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, R/2 पुट कर देंगे। देखो इसमें R/2 अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास जो V आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी वी नॉट ई की पावर, अब ये हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एम अपॉन कैपिटल आर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। ये वेलोसिटी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये प्रॉब्लम भी अपना हो गया बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट देखो, इस बार फिर से वही बोल रखा है कि रेल्स जो है अपनी फ्रिक्शनलेस है, और अपने को एक रॉड दे रखी है येलो कलर वाली, जो कि इन रेल्स पे फ्रीली मूव कर सकती है। मास एम है, लेंथ एल है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, इस बार ये बोला गया ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये वर्टिकल प्लेन में है। इट मीन्स यहाँ पर mg भी एक्ट करेगी रॉड के ऊपर। तो हमें यही बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और इनिशियली इसको रेस्ट से छोड़ा है तुमने। ठीक है, तो रेस्ट से छोड़ा है, अब देखो कैसे करेंगे। तो किसी भी टाइम टी पर हम जानते हैं कि अगर mg लग रहा है इस रॉड पे नीचे की तरफ, mg की वजह से ये रॉड क्या करेगी, वेलोसिटी गेन करेगी। वेलोसिटी गेन करेगी, तो अब मैं देखता हूं एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट टी पर अगर हम देखें तो हमें सर्किट कैसे नजर आएगा भाई, एक बार देखो। ऊपर की तरफ अपने को ये वाला जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर गिवन है। ठीक है, तो ऊपर हमें नजर आया कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, फिर अपनी जो भी थी रेल्स वगैरह थी, ठीक है भाई, रेल्स बना ली। अब ये जो रॉड है, रॉड का बोला है मास एम है और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इस केस में क्या होगा, अपने पास रॉड इधर की तरफ वेलोसिटी गेन कर लेगी, और अब तुम v क्रॉस b करोगे ना, जब v क्रॉस b करोगे तो ये पॉजिटिव एंड आ रहा होगा, ये नेगेटिव एंड आ रहा होगा। तो इस बार जो बैटरी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि लेफ्ट वाला एंड उसका नेगेटिव होगा, राइट वाला एंड पॉजिटिव होगा, और इस रॉड का रेजिस्टेंस भी है कुछ, जो कि है अपने पास कितना, स्मॉल आर। ठीक है, और ये बैटरी बन गई होगी E, और किसी भी इंस्टेंट पे रॉड की वेलोसिटी v होगी, तो ये BLV हो रही होगी, है ना। रॉड की वेलोसिटी बना देते हैं कि रॉड की वेलोसिटी होगी v। अब इसमें क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा, I करंट। अब इस रॉड के ऊपर क्या होगा, रॉड के ऊपर देखो फोर्स क्या क्या लग रही होगी। एक तो रॉड के ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, और रॉड के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, दैट इज mg। ठीक है, यही वो येलो वाली रॉड है अपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, येलो वाली रॉड की बात कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ क्या लगेगा, उस पर mg लगने वाला है। ओके, तो जिधर भी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, उसी डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले तो I की वैल्यू लिखूं, तो I की वैल्यू होगी EMF, दैट इज BLV बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल आर।
और अगर मैं रॉड पे नेट फोर्स की बात करूं तो रॉड पे जो नेट फोर्स होगी वो होगी mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी अपने पास ILB, तो ये होगा mg माइनस ILB। आई की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा mg माइनस आई की वैल्यू पुट करते ही बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अपने पास जो नेट फोर्स होती है वो होती है मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन एम, मास ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन एम। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा अपने पास, एक्सीलरेशन आ जाएगा g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब फिर से हम जानते हैं कि भाई एक्सीलरेशन को क्या पुट करेंगे, एक्सीलरेशन को हम पुट करने वाले हैं dv बाई dt। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो एक्सीलरेशन को मैं dv बाई dt पुट कर दूंगा, तो एक ही जगह मैंने लिख दिया dv बाई dt। अब वेलोसिटी वाले टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म हम एक तरफ पहुंचा देंगे और देन फिर हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, ये जो बीस जस्ट कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं एक रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ कि लेट से एक कोई टर्म डिफाइन कर देते हैं, लेट से अल्फा। अल्फा को हम बोल रहे हैं कि अल्फा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लिख दिया हमने इसको अल्फा। तो अपने पास अब देखो dv बाई dt का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। अब अपने पास जो एक्सप्रेशन आएगा dv बाई dt ये आ जाएगा g माइनस अल्फा वी। dv एक तरफ बाकी सारे टर्म एक तरफ हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा dv ओवर g माइनस अल्फा वी इज इक्वल्स टू dt। फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू t, और वेलोसिटी भी अपनी जीरो से लेकर v गई है, तो ये क्या बनेगा g माइनस अल्फा वी, तो ये बनेगा ln ऑफ g माइनस अल्फा वी और डिवाइडेड में आ जाएगा माइनस अल्फा और इंटीग्रेशन रहेगा अपना जीरो टू v और इधर से ये आ जाएगा t। तो ये तुम्हारे पास इधर से आने वाला है ln ऑफ g माइनस अल्फा वी अपॉन में g इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा t। तो यहां से देखो ये तुम्हारे पास बनेगा 1 माइनस अल्फा बाय g इंटू वी इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस अल्फा t। तो v की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी g अपॉन में अल्फा और 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा t, ये तुम्हारे पास बन जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं, तो अल्फा की वैल्यू पुट करते ही ये आ जाएगा mg कैपिटल R प्लस स्मॉल r और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, और इधर ये बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पर भी अब तुमसे पूछा जाएगा कि इसका बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो वेलोसिटी यहां पर तुम्हें क्लियर है कि वेलोसिटी जो है ना भाई वो टाइम के साथ बढ़ रही होगी, क्योंकि नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही थी और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी। तो ओवरऑल क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियली बढ़ेगी और उसके बाद फिर क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि इसका जो ग्राफ है अगर तुम देखोगे ना, इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले कि vt ग्राफ अपने को कैसा नजर आएगा। पहली बात तो इसका ग्राफ जो होगा 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा टी के फॉर्म में है। तो ये जो ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी ये एक सर्टेन वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो जाएगी और ये ग्राफ कुछ इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे कैपेसिटर में तुमने देखा था ना आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सेम वैसा ही कुछ दिख रहा है ना वीटी ग्राफ, वहां पर भी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाला फॉर्मेट बनता था। तो यहाँ पर जो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके जो ये वेलोसिटी हमें नजर आ रही है कांस्टेंट हो जा रही है, कब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, vt से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड जो हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो वेलोसिटी मिलेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए तुम क्या करोगे, देखो एक तरीका तो ये है t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो। जैसे यहाँ पर t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि जीरो होता है, तो तुम्हारे पास सीधा सीधा आ जाएगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो हमें दिख रही है वो क्या है, mg अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और देखो एक दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम्हें वो कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी ना तो ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर देगी। और मैग्नेटिक फोर्स हमने लिखी थी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू mg।
तो यहाँ से देखो V की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, सीधा सीधा आ गया mg बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इन अपॉन l स्क्वायर, ये बन गई टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्ट। तो टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने के दो तरीके हैं कि वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन निकाला जाए और फिर उसमें टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी जाए, या फिर डायरेक्ट कि हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स जीरो होती है, तो रॉड पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होगी हम उनको इक्वेट कर देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये अपना इरोडोव का सवाल है। इरोडोव का सवाल है, इधर हमें क्या दे रखा है कि अपने पास फिर से वही है कि रेल है, रेल दे रखी है और इसमें बोला गया है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू ये कनेक्टेड है। और ये जो रॉड है, रॉड के बारे में बोला गया है कि रॉड का मास m है और रॉड की लेंथ l है, और रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें बतानी है स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टर। फाइंड स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टर। कनेक्टर मतलब यही, ये जो अपन इसको रॉड बोल लेते हैं, ये इसको कनेक्टर बोल रहा है। तो इसकी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी मतलब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी तुमसे पूछी गई है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है और इसका कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी इंस्टेंट पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमें नजर आएगा कि अपने पास एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कैपिटल आर, और इस बार जो अपनी रॉड है, रॉड का कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। रॉड के पास क्या होगा इस बार, सिर्फ ईएमएफ मतलब रॉड एक बैटरी की तरह एक्ट करेगी, आइडियल बैटरी की तरह, जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप चीज नहीं होगी। तो इसका जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ किसी भी इंस्टेंट पे होगा बी एल वी, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा आई। सर्किट में कुछ इस तरह से आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी इस पे ऊपर की तरफ, और रॉड पे नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, mg फोर्स लगने वाली है। तो सर्किट पे अगर हम करंट देखेंगे, करंट होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ है बीएलवी, टोटल रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी पूछी हुई है सिर्फ, तो मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि फॉर वीटी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर होनी चाहिए, मतलब आई एल बी की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इज इक्वल टू mg हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाएगी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, वो होगी mgr डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर हमसे पूछा जाता है कि बताओ पावर लॉस कितनी होगी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पावर लॉस। तो पावर लॉस इन रेजिस्टेंस अगर ये पूछा जाए, तो पावर लॉस इन रेजिस्टेंस किसी भी इंस्टेंट पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो पावर लॉस इन रेजिस्टेंस होगी अपने पास आई स्क्वायर इंटू आर। और तुम बोल सकते हो और क्या होगा, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो लॉस हो रही है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, उसी की वजह से मैकेनिकल एनर्जी अपनी बढ़ती जा रही है और फिर वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास एम जी इंटू वी टी हो जाएगा, कि जो भी अपना लॉस आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, उसने क्या किया, उसने सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कराई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो भी है अपना रेजिस्टेंस है उसमें एनर्जी वगैरह का लॉसेस आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास का। इधर क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। वेलोसिटी बतानी है हमें, बट यहाँ पर क्या है कि अपने पास दो रेल है, रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस फ्री है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि है अपने पास कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, और कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ये रेल के ऊपर मूव कर रही है जो अपनी येलो वाली रॉड है, हमें ये बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। बट यहाँ पर एक कैपेसिटर भी है अपने पास, ठीक है, कैपेसिटर भी है, तो ये अपने लिए दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ेगी तो इसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, और इसमें भी ये क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, ये चार्ज होने लगेगा तो इधर की तरफ भी एक करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, क्या करने जा रहे हैं अपन, सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, तो किसी भी इंस्टेंट पे हमने मान लिया कि जो रॉड की वेलोसिटी है, तो रॉड की वेलोसिटी जो है वो v रहेगी। ऑल्दो इसने बोला है कि रॉड के ऊपर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, तो ये रॉड को एक्सेलरेट वगैरह कुछ करा रही होगी, जिसकी वजह से उसको वेलोसिटी रॉड जो है अपनी वो गेन कर लेगी। तो यहाँ पर तो देखो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस साइड की अगर मैं बात करूं, राइट साइड की, तो राइट साइड पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और बीच में जो अपनी रॉड है वो रहेगी, ये जो येलो वाली रॉड है वो मैं कुछ इस तरह से दिखा दे रहा हूँ कि अब ये एक बैटरी की तरह काम कर रही होगी, और अपना पूरा सर्किट जो है वो सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ये रेजिस्टेंस है आर,
और ये जो बैटरी है, ये बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, और वो कितना होगा, वो होगा बी इंटू एल इंटू वी। ठीक है, और देखते हैं कि अब मान लेते हैं यहाँ से आई करंट निकला, तो कुछ करंट तो इधर फ्लो हो जाएगा I1, और कुछ इधर चला जाएगा। इधर क्यों गया, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं कैपेसिटर के ऊपर चार्ज लिखूंगा, किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना कि अपना रॉड का ईएमएफ है। तो इस पे जो वोल्टेज होगा सी इंटू ई होगा, बेसिकली ईएमएफ के बराबर। तो कैपेसिटर पे किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज आएगा अपने पास बी एल वी इंटू सी, इतना वोल्टेज रहने वाला, इतना चार्ज रहने वाला है। ओके, तो चार्ज रहेगा तो करंट वगैरह भी रहेगा। तो एक बार लिख लेते हैं I1 I2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो I1 तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, I1 में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि I1 जो रहेगा वो रहेगा E बाय आर। ओके, तो ये अपने पास कितना रहेगा, ये रहेगा बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। वहीं अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 जो रहेगा उसको हम ऐसा बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा अपने पास बी एल वी इंटू सी। अब यहाँ पे नोटिस करो, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, वेरी क्या कर रहा है, वेरी सिर्फ वी, वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो हम इसको लिखेंगे बी एल सी डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, डीवी बाई डी टी बन जाएगा एक्सीलरेशन। तो बी एल सी इंटू ए, वेर ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस रॉड, एक्सीलरेशन ऑफ दिस रॉड। ओके, तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या नजर आया, तुमको बस ऐसा नजर आया कि यहाँ पे अपने पास एक रॉड है। रॉड पर तुमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, लेट्स से v, और रॉड पे फिर तुमने फोर्सेस लिखना शुरू किया। तो तुमने देखा कि भाई इस पे एक फोर्स लग रही है राइट की तरफ F, और सिंस इसमें आई करंट फ्लो होने लगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन रखी हुई थी, तो इस पे पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग गया। और इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी I इंटू एल इंटू बी, और I की वैल्यू क्या होगी अपने पास, I1 प्लस I2 एल इंटू बी, इतनी इसमें करंट फ्लो करने वाली है। अब अगर हम बात करें कि भाई इस रॉड पे नेट फोर्स कितनी होगी, तो इस पे नेट फोर्स तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन में F फोर्स है, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है I1 प्लस I2 एल इंटू वी। अब नेट फोर्स को तुम क्या लिख सकते हो, मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू F माइनस I1 की वैल्यू रख दो, तो I1 की हो जाएगी वैल्यू बी एल वी अपॉन आर। इन द सेम वे I2 की वैल्यू भी रख दो, तो ये हो जाएगा बी एल सी, और डिवाइड में तो नहीं रहने वाला कुछ भी, बी एल सी इंटू ए, और मल्टीप्लाई में रहेगा एल इंटू बी, ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये अपने पास, अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म में ए आया उनको एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, और प्लस में रहेगा अपने पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू में ए। अब ए वाले टर्म को भी तुम पहुंचा दोगे राइट हैंड साइड पे, ऑल्दो ये माइनस रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास एम ए प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए इज इक्वल टू एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और अपॉन में रहेगा आर अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन लिख दो, कि एक्सीलरेशन का अगर तुम एक्सप्रेशन लिखोगे तो ए तुम्हारे पास आ जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और डिवाइडेड बाय, ये होगा कैपिटल आर इंटू एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। अब एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा डीवी अपॉन में डी टी, तो डीवी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जितनी टर्म में वेलोसिटी आ रहा है उनको एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। तो डीवी ओवर यहाँ पर आ जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी टी ओवर ये हो जाएगा आर ब्रैकेट एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। और जब भी ऐसी फॉर्म दिखती है तो अपन करते हैं इंटीग्रेशन। सिंस रॉड यहाँ पर एस से शुरू हुई है तो जीरो से लेकर वी, और ये टाइम की लिमिट होगी 0 टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा ln ऑफ एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और डिवाइड में तुम्हारे पास आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, और लिमिट तुम रखोगे 0 से लेकर वी, और यहां पर ये इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा टी अपॉन आर ब्रैकेट एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। ओके, तो इतना आ गया अपने पास। अब इसको करेंगे तो ये ln वेलन सॉल्व करोगे तो ln ऑफ एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और डिवाइड में तुम्हारे पास रहेगा एफ आर।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास मिलेगा 1 - b² L² V, और अपॉन में रहेगा एफ आर इज इक्वल टू, इधर एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी चीजें, एल एन को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो b² L² T डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट एम प्लस b² L² C। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी एफ आर अपॉन b² L² और ब्रैकेट में 1 - e⁻ b² L² T डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट एम प्लस b² L² इंटू सी, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें भी ये तो हमारे पास आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसमें भी अगर पूछे कि बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, तो सेम यही वाला ग्राफ आएगा जो जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है। ओके, सेम यही ग्राफ आएगा एग्जैक्टली। फिर अगर इसमें पूछ ले बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैं बोलूंगा कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें जानते हो, या तो तुम एक काम करोगे कि जो पी फोर्सेज है उनको बैलेंस करोगे फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, या फिर तुम क्या करोगे, या फिर तुम टी की वैल्यू को इंफिनिटी पुट करोगे, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0, और वी की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी एफ आर ओवर b²L²। दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने टर्मिनल वेलोसिटी भी बता दी और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बता दिया। अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इंड्यूस करंट इन द रॉड। रॉड में इंड्यूस करंट पूछा हुआ है, तो इंड्यूस करंट बताना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, और दोनों तरफ R1 R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो R1 R2 रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि इंड्यूस करंट I रॉड में फ्लो करेगा ना, I, और वो होगा जो भी इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो भी है। अब रॉड का रेजिस्टेंस भी है और दो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ कि R1 R2 तो पैरेलल में है, ठीक है। R1 R2 पैरेलल में क्यों है, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा ईएमएफ के बराबर, और इसके अक्रॉस भी ईएमएफ होगा पैरेलल ईएमएफ के बराबर, इसके अक्रॉस भी ई और इसके अक्रॉस भी ई। तो मैंने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया इनकी जगह, दैट इज आरपी। और जो अपनी रॉड है वो इस तरह से हमें नजर आ रही होगी कि रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और रॉड जो है अब एक बैटरी की तरह काम करने लगी है, जिसका ईएमएफ है बी एल वी और ये स्मॉल आर। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर प्लस आरपी। तो ईएमएफ जो होगा अपने पास होगा बी एल वी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इतना अपने पास करंट आ जाएगा थ्रू द रॉड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, ये थोड़ा पुली हुई थोड़ी सी मैकेनिक्स यूज होगी, ज्यादा मैकेनिक्स कुछ भी यूज नहीं होने वाली, जितनी यूज होगी उतनी तुम्हें पहले से आती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अपने पास एक रॉड है और एक ब्लॉक है। ब्लॉक को हमने अटैच कर रखा है पुली से, और ये जो ब्लॉक है इसके बारे में बोला गया है कि ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं ये बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर इसी केस को ऐसे यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक रॉड लगी हुई है, रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये सेम वैसे ही सवाल है, इसको तो सॉल्व कर ही चुके हैं भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। नीचे की तरफ mg, इधर भी टेंशन लग रहा होगा, और इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रही होगी। बात समझ में आ गई नहीं तुम्हारी? तो पहली बात तो नीचे वाले ब्लॉक को देख के तुम बोलोगे टेंशन mg के बराबर है, और इधर तुम रॉड को देख के बोलोगे कि जो टेंशन है वो किसके बराबर है, वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। इट मींस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो mg की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए। mg तो है ही mg, एफ मैग्नेटिक की वैल्यू होगी आई इंटू लेंथ ऑफ रॉड इंटू बी। तो mg इज इक्वल टू आई हो जाएगा अपने पास बी एल वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल आर और इंटू में एल इंटू बी। तो यहां से देखो वी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी एम जी आर और डिवाइडेड बाय b²L²। तो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये जो रॉड है ये मूव कर रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि देखो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई मेन में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसके दो वर्जन है और दोनों वर्जन अपन सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ऐसा समझ लो एक इंक्लाइन प्लेन है और ये दो क्या है, रेल्स है, और यहाँ पे देखोगे ना ये ओपन छोड़ा हुआ है मैंने, इट मीन सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो है करंट जो होगा वो इसी सर्किट में फ्लो होता रहेगा अपने। और फिर बोला हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया है
परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन नहीं, पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में, ऐसा तुम बोल सकते हो, या जेड डायरेक्शन में। तो ऐसा अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है और बोला गया है कि ये जो रॉड है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है तो बताओ इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, देखो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका है इसको साइड व्यू। साइड व्यू मतलब हम इसे यहां से देखेंगे, कुछ यहां से ऑब्जर्व करेंगे इस रॉड को। तो रॉड को अगर हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इंक्लाइन प्लेन की जगह एक तो ट्राइंगल नजर आएगा, पहले तो ये समझो। इंक्लाइन प्लेन की जगह क्या नजर आने वाला है तुम्हें, ट्राइंगुलर टाइप शेप नजर आएगी। अब इस रॉड में भी देखोगे करंट किधर की तरफ फ्लो करेगा। अगर तुम V क्रॉस B करोगे ना, V क्रॉस B करते हो तो तुम्हें रॉड में नजर आएगा कि ये वाला एंड प्लस होगा, ये वाला एंड माइनस होगा। मतलब इस रॉड में जो करंट फ्लो होने वाला है वो इस तरह से कुछ आ रहा होगा, माइनस से प्लस की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जब हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देखने पे क्या लगेगा कि करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसे हम दिखाते हैं डॉट से, मतलब करंट हमें प्लस जेड में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये वायर दिखाया हुआ है कि वायर में करंट है बाहर की तरफ। ठीक है, अब वो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आ रही होगी ऐसे ऊपर की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आ रही होगी। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं वो होती है आई एल क्रॉस बी। लेकिन हम इसकी सिर्फ डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के लिए सिर्फ एल क्रॉस बी की डायरेक्शन से काम चल जाएगा। तो इस लेंथ वेक्टर जिधर भी करंट है, और करंट हमें प्लस जेड में नजर आ रहा है तो के कैप में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मानो जे कैप डायरेक्शन में। तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी माइनस आई कैप। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही होगी वो तुम्हारे पास वो लग रही होगी माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर भाई मैग्नेटिक फोर्स दिखा दो जल्दी से। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर लग रही होगी एफ मैग्नेटिक। ठीक है, एफ मैग्नेटिक लगेगी, वो हमें पता है कि एफ मैग्नेटिक आई एल भी होने वाला है इसका। तो इधर एफ मैग्नेटिक लगेगी। और कौन सी फोर्स लग रही होगी, वायर का मास एम दे रखा है तो नीचे की तरफ एम जी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, ये जो रॉड है इसकी, इसके बारे में ये सब दे रखा है कि इसकी लेंथ एल है, इसका मास एम है और इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास रहेगा। तो यहां से हमें क्या दिख जाएगा भाई, यहां से दिख जाएगा कि अगर तुम्हें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो अलोंग द इंक्लाइन जो भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम फोर्स देख लें तो अलोंग द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा है तो mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg sin थीटा। इन द सेम वे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट देखूं, मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन इधर ऐसा कुछ आएगा और ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये होगा एफ मैग्नेटिक कॉस थीटा। अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको चलाना है अलोंग द इंक्लाइन, हम बोलेंगे फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। मतलब एम एफ मैग्नेटिक कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। और एफ मैग्नेटिक को हम लिखेंगे आई एल बी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस को भी राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया तो ये बन जाएगा एम जी टेन थीटा। आई की वैल्यू हो जाएगी बी एल बी अपॉन में आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी और डिवाइडेड में क्या रह जाएगा अपने पास, आर और आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा। ये हो गया भाई। ठीक है, हमें निकालनी थी v की वैल्यू, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास एम जी आर टेन थीटा और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है वी नॉट जो हमें निकालनी थी। बात समझ में आ गई भी कैसे सॉल्व करना है, एक बार खुद से जरूर देख लेना इसको सॉल्व करके। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लिख पाना। अगर तुम उसको लिख पा रहे हो तो भाई सब कुछ ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे तो सब कुछ गलत है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका दूसरा वर्जन। दूसरा वर्जन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया अपना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो फिर से इसी वाले डायग्राम को क्या करते हैं अपन, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें यही वाला डायग्राम अपन ने कॉपी कर लिया। अब एम जी एफ मैग्नेटिक की हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए, वो हमें देखनी पड़ेगी। हाँ लेकिन एम जी की डायरेक्शन नहीं बदलने वाली, यहाँ पर ये एम जी साइन थीटा ही रहने वाला है। और इधर अगर मैं देखूंगा तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा अपने पास, mg cos थीटा रहेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इस बार मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है इस तरह से बी वेक्टर। ठीक है, अब तुम अगर आई एल क्रॉस बी करोगे, आई एल क्रॉस बी, तो करंट जो है वो z डायरेक्शन में है और फिंगर्स को कर्ल कर दो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी, ये तुम्हें देखो फिंगर कर्ल वगैरह करके देखना पड़ेगा खुद से। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस बार सीधा सीधा अलोंग इंक्लाइन आ जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की तुम्हारे पास डायरेक्शन आ जाएगी।
तो भाई इस केस में तुम क्या बोलोगे, फिर से वही वाली बात, तुम बोलोगे कि अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो तुम्हारे पास जो अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस है वो बैलेंस होनी चाहिए। मतलब एफ मैग्नेटिक शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और एफ मैग्नेटिक अभी ऊपर वाले केस में हमने कैलकुलेट किया ही था, वो कितना था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो आ जाएगी एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने जो अपनी रॉड है वो चल रही होगी इस वाले केस में। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये वाली बात भी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड ये पूछा गया है अपने से, इरोडोव का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इरोडोव में दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या बोल दिया गया है कि अपने पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड है एडी ऑफ लेंथ एल। तो अपने पास भाई एक मेटल रॉड है एडी, इसकी लेंथ दे रखी है एल, इसका मास एम है, और ये दो कंडक्टिंग पैरेलल बार मतलब दो रेल्स पर स्लाइड कर रही है, और इंक्लाइन का एंगल जो है वो थीटा है। और इसके ऊपर, जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस लगा हुआ था, लेकिन इस बार ऊपर की तरफ करंट लगा दिया है, कैपेसिटर हमने लगा दिया है। वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। हमें ये बतानी है एक्सीलरेशन क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग रॉड है इसका। तो इस बार एक्सीलरेशन पूछ लिया गया है। ठीक है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखोगे जब तुम V क्रॉस B करोगे तो V क्रॉस B करने पे ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव एंड, मतलब तुम्हारी जो बैटरी बनेगी वो बैटरी कुछ इस तरह से बनेगी, इसका EMF होगा E, और EMF की वैल्यू होगी BL इंटू V। इस इंस्टेंट पे ये जो रॉड है ये कुछ V वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है, V वेलोसिटी से चल रही होगी, तो हमें पता है इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। करंट किधर की तरफ फ्लो होगा, क्या तुम बता सकते हो? करंट जो होगा वो कुछ इस तरह से निकल रहा होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो फिर इस पे हमें पता है कि अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ILB। और नीचे की तरफ इस पे क्या फोर्स लग रही होगी, नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रही होगी mg साइन थीटा, है ना। अब सबसे पहला काम करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जितना कैपेसिटर के थ्रू करंट होगा उतना ही रॉड के थ्रू होगा। तो इसके लिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे। तो Q की वैल्यू इस बार हो जाएगी C इंटू EMF ऑफ आर बैटरी। तो ये अपने पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ C इंटू EMF है अपने पास BLV। तो BLC तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dV बाई डी टी, और dV बाई डी टी क्या हो जाएगा अपने पास, एक्सीलरेशन। इसको मैं A लिख दूंगा, एक्सीलरेशन। तो यहां से अपने पास करंट आ गया। अब हमें बोला इसका एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स अगर मैं देखूं, नेट फोर्स इस पे है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और माइनस में है ILB। इसको लिख लो, एफ नेट को मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए। तो सॉल्व करोगे, एक्सीलरेशन तुम्हारे पास आ जाएगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हो जाएगा अपने पास m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम था, ऐसा मतलब कुछ खतरनाक टाइप्स तो नहीं था जो बच्चों को डरा दे। ओके, अब आते हैं भाई भयंकर सवाल पे। ये सवाल है अपना जेई एडवांस 2023 का सवाल है। ठीक है, तो अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं एडवांस 2023 का सवाल, और काफी सही है, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम हमने काफी सारे कर लिए। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि अपने पास एक थिन कंडक्टिंग रॉड है Mn, उसका मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और उसका रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज हमें गिवन है। एक तो मास गिवन है रॉड का मास है तुम्हारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 kg, 20 ग्राम है ना। रॉड की लेंथ तुम्हें गिवन है, एल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर, और रॉड का रेजिस्टेंस भी तुम्हें गिवन है स्मॉल r, जो कि अपने को दे रखा है 10 ओम। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 टेस्ला, और बोला है t इज इक्वल टू 0 पर तुमने इस रॉड को रिलीज किया है रेस्ट से। ठीक है, और नीचे की तरफ g भी दिखा रखा है, मतलब यहाँ पर mg भी एक्ट करेगी रॉड के ऊपर। तो तुम्हें ये बताना है t इज इक्वल टू 0.2 पर इंड्यूस EMF क्या होगा, t इज इक्वल टू 0.2 पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, t इज इक्वल टू 0.2 पर पावर कितनी डिसिपेट हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें हमसे पूछी गई है। तो भाई ये सब अगर बताना है तो सबसे पहले तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू बतानी पड़ेगी t इज इक्वल टू 2 पर। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो भाई अपने पास जो भी रॉड है उसका डायग्राम बना लो। ये जो ब्लू कलर की रॉड दे रखी है ना, यही वाली रॉड मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दी है। ओके,
अब इस पे क्या करेंगे, इस पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेज लग रही होंगी। ओके, तो इसमें v क्रॉस b करोगे, किसी भी इंस्टेंट पे मान लेंगे इस रॉड की जो वेलोसिटी है, इस रॉड की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे लेट से अगर v हो गई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो तुम v क्रॉस b करके देखोगे तो जो पॉजिटिव एंड आएगा वो m वाला होगा, नेगेटिव एंड ये वाला होगा। मतलब अपनी जो बैटरी जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनने वाली है, और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होने वाला है, ईएमएफ होगा किसी भी इंस्टेंट पे बी नॉट एल इंटू वी, कितना होगा, ठीक है। और इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब इसमें इस तरह से कुछ करंट फ्लो करने करने लगेगा। अब रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, आई एल क्रॉस बी करके देखोगे तो इसके ऊपर तुम्हें पता लगेगा कि ऊपर की तरफ जो लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रही होगी mg। और इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, रॉड पूरी नीचे जा रही होगी किसी भी इंस्टेंट पर v से, तो नीचे वाली डायरेक्शन को ही हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे इस केस में। ओके, तो यहाँ पर अब अगर मैं इस पे देखूं कि नेट फोर्स कितनी लगी, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी रॉड के ऊपर वो होगी mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हो जाएगा mg। और मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारे पास क्या होगी, बी एल वी, दैट इज बी नॉट, मैग्नेटिक फोर्स होगी आई एल वी, तो आई इंटू एल इंटू बी नॉट, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो एफ नेट को एम ए लिख देंगे, तो हो जाएगा एम जी माइनस, इसको लिख दो बी स्क्वायर एल स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और डिवाइड में अपने पास एक आ जाएगा आर। तो एक्सीलरेशन तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर इंटू वी। अब यहाँ पर फिर से वही करेंगे कि हम इस वाले टर्म को ना फॉर द टाइमिंग अल्फा पुट कर देते हैं, तो कुल मिला के अल्फा अपने पास है क्या, अपने पास अल्फा है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू आर, इतना अपने पास अल्फा है। तो एक्सीलरेशन जो आ जाएगा अपने पास वो रहेगा जी माइनस अल्फा वी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सीलरेशन को लिख दूंगा dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी इज माइनस जी माइनस एल्फा वी, तो जी माइनस एल्फा वी को इधर ले आते हैं, तो जी माइनस एल्फा वी और इधर हो जाएगा ये dt। अब हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू v, और यहाँ पर फ्रॉम जीरो टू t। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट वगैरह पुट करोगे तो ये होगा जी माइनस एल्फा वी अपॉन में जी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल्फा इंटू टी तुम्हारे पास आ जाएगा, तो v की वैल्यू होगी तुम्हारे पास ये हो जाएगा बेसिकली g बाय एल्फा और 1 माइनस ई की पावर माइनस एल्फा टी, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। अब एक बार यहाँ पर एल्फा की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, तो जो भी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, जैसे b की वैल्यू दे रखी थी 4, तो 4 का स्क्वायर, l तुम्हें दे रखा था 0.5 मतलब 1 बाय 4 का स्क्वायर, मास दे रखा था अपने को 20 ग्राम, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस अपन ने क्या ले लिया है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले लिया है। तो यहाँ ठीक है, ये जो कैपिटल आर है और ये भी यहाँ पर कैपिटल आर ही था, तो रेजिस्टेंस अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10, तो इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास ओवरऑल 5 आ जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू है 5। तो अब देखो अपने पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अब हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी देखें तो हो जाएगा जी बाय अल्फा दैट इज 10 बाय 5, तो हो जाएगा 2 और 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी मतलब ई की पावर माइनस 5 टी। तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गई है एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हम देखेंगे एक ऑप्शन तो वैसे ही मैच कर लिया, देखो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वेलोसिटी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है जो कि होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर हम एस का देखें तो एस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, एस का 5 हो जाएगा, मतलब या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा, इतना तो अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। पहले में हमें पूछा, पहले ये निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी t इज इक्वल टू 0.2 पर, फिर हम बाकी सारी चीजें निकालेंगे। तो t इज इक्वल टू 0.2 पर अगर मैं देखूं, एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी होगी 2 और 1 माइनस ई की पावर माइनस 5 इंटू 0.2 दैट इज माइनस 1। तो देखो क्वेश्चन में हमें ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू मेंशन करी गई है दैट इज 0.4, तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6 हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी आ गई। अब देखो बताना क्या क्या है, एक तो इंड्यूस ईएमएफ बोला हुआ है, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर इंड्यूस ईएमएफ होगा b इंटू एल इंटू वी। मैग्नेटिक फील्ड अपने को कितना दे रखा था, ये दे रखा था 4, एल था अपने पास 1/4 और वेलोसिटी हो गई है 1.2, तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया 1.2 वोल्ट। क्या ऐसा अपने पास आंसर है, ऐसा बिल्कुल एक ऑप्शन हमें मिल रहा है कि पी वाले का होगा कौन सा, पी वाले का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, तो पी वाले का ऑप्शन नंबर 3 यहां से हम कर देंगे 1.2, ठीक है।
अब हमें क्या देखना था, फिर हमें देखना था क्यू ऑप्शन में मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहती है वो रहती है आई एल बी, और आई की वैल्यू हो जाएगी बी एल बी अपॉन आर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस था वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर, और वेलोसिटी अपने पास है 1.2, और रेजिस्टेंस था अपने पास 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.12 न्यूटन। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ। तो जो अपना क्यू ऑप्शन है, क्यू का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर हमें बोला है पावर। तो पावर जनरेटेड, पावर देख लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा। तो पावर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू रख दो बी एल वी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर से एक आर तो चलो कैंसिल हो जाएगा, जब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.14 वॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, आर का 2। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये कोई ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, इजी प्रॉब्लम था। इससे टफ तो अभी हमने कुछ देर पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। तो देखो जेई एडवांस 2023 का सवाल भी हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये है अपने पास जेई एडवांस 2021 में पूछा गया एक सवाल। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है। फिर उसमें क्या बोला हुआ है, देखो एक अपने पास इनफाइनाइट वायर है, जैसा कि तुम देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। ये अपने पास इनफाइनाइट वायर है, और इस वायर के पास दो रेल है, रेल, ठीक है, रेल्स। और ये जो रेल्स है ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू। और यहाँ पे जैसे अभी तक हम जो रेल रेल के अक्रॉस जो रॉड यूज कर रहे थे वो स्ट्रेट थी, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया, इस रॉड को ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में घुमा दिया, ठीक है। तो हमें यही बोला गया है कि बताओ कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा आर के थ्रू, है ना, और क्या मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, तो वो सारी चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले मतलब देखो, अगर मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं जानता हूं कि ये आरसी सर्किट है। मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, जैसे ही अपन रॉड को मूव कराना शुरू करेंगे। इसने बोला रॉड को मूव कराया 20 स्पीड से, इस रॉड को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं 20 स्पीड से, इनिशियली रेस्ट में थे कि जैसे ही हम इसको 20 स्पीड से मूव कराएंगे वैसे ही कैपेसिटर अपना अनचार्ज रहेगा। और जो कैपेसिटर हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 पर ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और मैक्सिमम चार्ज कब फ्लो होगा, टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, जब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा उस टाइम पे इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज होगा। तो कुल मिलाकर मेरे को रॉड के अक्रॉस ईएमएफ देखना है। तो देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टेढ़ी मेढ़ी रॉड मिले ना तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। तो भाई इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये अपनी बैटरी बन जाएगी, ठीक है। यहां पर इसको मतलब एक सिंपल रेल से तुम रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो अब अपने को क्या नजर आ रहा होगा वो समझो। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसे दो तीन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं मतलब। और ऐसे दो तीन प्रॉब्लम को मिला के एक प्रॉब्लम बनाइए कि अपने पास एक ऐसे वायर है और इसके पास एक रेल रखी हुई है, रेल। तो इसमें देखना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो हमें समझ में आ रहा है कि इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, v है ना। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट, और x एलिमेंट पे देखेंगे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस वायर से अलग अलग है, तो सब में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देख लिया कि भाई इसके पास भी हमें पता है स्पीड ऊपर की तरफ v होगी। तो इसमें जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा d, वो होगा बी एल वी। तो b और इस एलिमेंट की लेंथ है dx इंटू वी। टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ d, तो इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू वी इंटू डी एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स और इनटू में वी डी एक्स। अब यहां पर तुम दोस्तों एक चीज नोटिस करो कि म्यू नॉट आई बाय आई वी अपॉन में 2 पाई, ये तो कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन बचेगा dx अपॉन में x, और x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेंगी, x की लिमिट 1 से लेकर 4 तक वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि इस वायर का ये वाला जो डिस्टेंस है 1 है, और आखिरी जो दूसरा एंड है उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो लिमिट 1 से 4 रहेगी। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई ln4 माइनस ln1, दैट इज ln4 अपने पास हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में देखोगे तुम्हें ln2 की वैल्यू दी गई है, तो एक काम करता हूं मैं इसको 2 ln2 लिख देता हूं ln4 को। तो ये अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय पाई, और इसको लिख देंगे ln2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। करंट के बारे में अगर हम देखें तो करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई। करंट किसमें है, ये इनफाइनाइट वायर में करंट है, ठीक है, रॉड में करंट नहीं है, ये इनफाइनाइट वायर में करंट है।
तो इनफाइनाइट वायर में अगर मैं देखो तो करंट की वैल्यू देखो ऊपर ही दे रखी है 2 एम्पियर अपने को, तो इसकी जगह हम यूज कर लेंगे कितना, 2 यूज कर लेंगे। वेलोसिटी जो है प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो वेलोसिटी हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ओके यूज कर लेते हैं, बस अब तो आ ही गया, तो इंटू 3 और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, पाई रहेगा। और ln2 की वैल्यू प्रॉब्लम में तुमसे बोली है, तुम्हें 0.7 यूज करनी है, तो इसको पूरे को तुम सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 1.68 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, इतना आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि करंट इज आई इज मैक्सिमम, करंट कब मैक्सिमम है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, करंट इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो करंट की मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मैक्स, वो रहेगा ईएमएफ जो भी रॉड में इंड्यूस हुआ ईएमएफ ई, और ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो ई बाय कैपिटल आर, तो आई मैक्स इज ई बाय कैपिटल आर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1.4, तो 1.68 बाय 1.4 करोगे, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मैक्सिमम चार्ज, हम जानते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा कब, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, टी इंफिनिटी पे होगा, और मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, सी इंटू, और इंफिनिटी पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा किसके बराबर, जितना बैटरी का वोल्टेज है, दैट इज ई। तो सी इंटू ई, सी की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 5 माइक्रोफेरेड, तो 1.68 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में दे रखा था। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन भी है, बिल्कुल सी ऑप्शन है। तो ए और सी इसके सही हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो मोशनल ईएमएफ है वो अपना यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं पे अपन एंड करते हैं।